स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथ IAS एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के नामकरण पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे जिस अंचल में आज हम रहते हैं, जहां पर हमारा निवास है, उस राज्य का नामकरण कैसे हुआ, ये छत्तीसगढ़ के नाम से कैसे जाने जाना लगा। ठीक है, यदि हम बात करें प्राचीन काल में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके CGPSC व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस हिसाब से भी कि आप छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि इसका नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। ठीक है, नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। तो देखिए, यदि प्राचीन काल की बात करें मित्रों, तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको कई नाम से जाना जाता था। कौशल है, महाकौशल है, दक्षिण कौशल है, इसके विभिन्न नाम हमको दिखाई देते हैं। देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख हम यदि देखें तो किसी भी साहित्य में नहीं मिलता, धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता है, शिलालेखों, अभिलेखों, कहीं पर भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। और इसका प्रयोग कब से किया गया, क्या इसकी स्थितियां थी, इसको समझने से पहले हमको इसके प्राचीन इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहले किस नाम का प्रयोग किया गया, कैसे किया गया, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ को दोस्तों दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। दक्षिण कौशल, ठीक है, दक्षिण कौशल। यदि हम कौशल शब्द की बात करें, देखिए, यदि हम कौशल शब्द की बात करें तो कौशल शब्द कुशल शब्द से बना है। कुशल से क्या बना है? कौशल। और इस कुशल का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, कुशल का अर्थ होता है प्रसन्नता। कुशल मंगल है बोलते हैं ना, प्रसन्नता, खुशी, है ना, इसी से ही बना है कौशल। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था रामायण काल में। इसका मतलब उत्तर कौशल भी होगा। ठीक, अब यहां पर क्रम से मैं आप चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बिलासपुर का एक जगह है, बिलासपुर में, बिलासपुर में कौन सी जगह? मल्हार। और इस मल्हार में जब उत्खनन हुआ तो यहां पर एक मुद्रा मिली दोस्तों, मुद्रा मिली, और उस मुद्रा में गामस कोसलीय लिखा हुआ है। गामस कोसली। और ये किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो इससे अंदाजा लगाया, गामस मतलब ग्राम, कोसली, कोसली नामक एक ग्राम उस समय वर्तमान तत्कालीन समय में जो है कोसली नामक एक ग्राम था। क्या था? कोसली नामक एक ग्राम था बिलासपुर के पास में। ठीक है, कोसली नामक एक ग्राम था। और इस कोसली नामक ग्राम का संबंध माता कौशल्या से था, ऐसा माना जाता है। किससे था? माता कौशल्या से। और आप ये जानते हैं माता कौशल्या कौन थी? माता कौशल्या जो है वो भगवान श्री राम की माता जी थी। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि माता कौशल्या का जो विवाह हुआ था, माता कौशल्या का विवाह किससे हुआ था? राजा दशरथ जी से हुआ था। ठीक, अब आपको समझना है कि ये वाला जो क्षेत्र है, कोसली नामक ग्राम माता कौशल्या से संबंधित है। अब हम बात करें, रामायण काल में इसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। इसका प्रमाण कहां से मिलता है? तो इसका प्रमाण जो है दोस्तों वाल्मीकि कृत रामायण से मिलता है हमको। ठीक है, वाल्मीकि कृत रामायण से, वाल्मीकि कृत रामायण से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये जो क्षेत्र था कौशल, इस क्षेत्र में दोस्तों, इस क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भानुमंत। राजा थे क्या? भानुमंत। और इनकी पुत्री थी भानुमति। भानुमंत राजा था और भानुमंत की पुत्री का नाम था भानुमति। और इस राजा भानुमंत का जो है और कोई पुत्र नहीं था, एकलौती पुत्री थी भानुमति।
और इस भानुमति का जो विवाह हुआ वो हुआ अवध के राजा दशरथ जी से। किससे? अवध। उस समय अवध के राजा कौन थे? अवध मतलब अयोध्या वाला क्षेत्र, उसके राजा थे राजा दशरथ जी। तो ये राजा दशरथ जी से जो है वो किसका विवाह हुआ? माता कौशल्या जी का विवाह, भानुमति का विवाह हुआ। और दोनों का जब विवाह हुआ तो विवाह के पश्चात जो ये भानुमति थी वो कौशल, क्योंकि कौशल जो प्रदेश है उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, इसीलिए ये क्या कहलाई? कौशल्या कहलाई। क्या कहलाई? कौशल्या कहलाई। इस बात को ध्यान रखिएगा, भानुमति ही कौशल्या थी, भानुमति की इकलौती पुत्री थी। अब चूंकि इकलौती पुत्री थी इसलिए ये हमारा दक्षिण कौशल वाला जो क्षेत्र है वो किसको मिल गया? राजा दशरथ जी को मिल गया। ठीक। और आप जानते ही हैं फिर राजा दशरथ जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो थे भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे। ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि ये जो वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि है ना, उनका आश्रम छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़। ठीक है। महासमुंद बलौदा बाजार बॉर्डर पे इनका आश्रम, जिसको हम तुरतुरिया आश्रम के नाम से जानते हैं, तो वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वो यहीं पे है, और वहीं पर माता सीता रुकी थी और लव कुश का जन्म हुआ था। और ये भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? एक थे लव और एक थे कुश। तो यहाँ पर ऐसा रामायण में बताया गया है कि जब भगवान श्री राम जी ने अपने राज्य का बंटवारा किया तो लव को जो है वो उत्तर कौशल वाला क्षेत्र मिला, उत्तर कौशल जिसको अयोध्या वाला क्षेत्र, अवध वाला क्षेत्र, और कुश को जो है वो दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र मिला था, दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र। तो इस हिसाब से ये माना गया कि दक्षिण कौशल रामायण काल में जो है वो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल सरयू नदी तट पे जो बसा है अयोध्या, है ना, विंध्याचल पर्वत के उत्तर में, उसको उत्तर कौशल, और जो इधर है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, उसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि रामायण काल में भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में बहुत सारा समय जो है, अधिकतर समय छत्तीसगढ़ में गुजारा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा आप कि इस समय जो है वो बस्तर वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? ठीक। तो बस्तर वाले क्षेत्र को रामायण काल में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ठीक। तो ये दक्षिण कौशल रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से और बस्तर वाले क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट बात करें हम वृहत संहिता। 6वीं शताब्दी के एक विद्वान थे दोस्तों, 6वीं शताब्दी के एक विद्वान थे वराह मिहिर, वराह मिहिर। और इस वराह मिहिर की जो है वो रचना थी क्या? वृहत संहिता। वराह मिहिर की रचना जो थी वो क्या थी? वृहत संहिता। इस वृहत संहिता में वराह मिहिर ने भारत के 283 राज्यों का वर्णन किया है। भारत के 283 राज्यों का वर्णन किया है। किसने? वराह मिहिर ने वृहत संहिता में भारत के 283 राज्यों का वर्णन किया है, जिसमें भी छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों दक्षिण कौशल शब्द का प्रयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? दक्षिण कौशल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे था विंध्यातवासी, विंध्यातवासी, विदर्भ, मेकल आदि कई सारे जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। हमको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? छत्तीसगढ़ के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? दक्षिण कौशल शब्द का प्रयोग किया गया वृहत संहिता में। तो 2 जगह हमने देख लिया। पहला देखा रामायण में दक्षिण कौशल शब्द का उल्लेख है, और दूसरा वृहत संहिता में वराह मिहिर में 6वीं शताब्दी में किया था। इसके अलावा बात करें रतनपुर शिलालेख में, ठीक है,
रतनपुर शिलालेख में दोस्तों, और ये शिलालेख किसका है? कलचुरी शासक, कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम का कलचुरी शिलालेख है। ठीक है, जाजल्य देव प्रथम का ये लगभग 899 ईस्वी का है शिलालेख, जो रतनपुर शिलालेख प्राप्त हुआ है कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम का। इस शिलालेख में दोस्तों, इस शिलालेख में जाजल्य देव प्रथम शिलालेख की 22वीं पंक्ति में, कौन सी पंक्ति में? इस शिलालेख की 22वीं पंक्ति में, 22वीं पंक्ति में जाजल्य देव को दक्षिण कोसल का स्वामी लिखा गया है। दक्षिण कोसल का स्वामी लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है? दक्षिण कोसल का स्वामी। तो इसमें भी दक्षिण कोसल शब्द का जो है वो प्रयोग हम देखते हैं हमारे इतिहास में। इसके अलावा हम बात करें सोमेश्वर देव प्रथम, छिंदक नाग वंश के ये प्रतापी शासक थे सोमेश्वर देव प्रथम। इसका जो कुरुसपाल शिलालेख प्राप्त हुआ है, कुरुसपाल जगदलपुर के पास है बस्तर जिले में, वहां से जो शिलालेख प्राप्त है वहां भी छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, दक्षिण कोसल, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो हमने 4 जगह देखा, कहां कहां देखा आप ध्यान रखेंगे। रामायण में दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग है, वराह मिहिर की वृहत संहिता में दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग है, जाजल्य देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग किया गया है, और सोमेश्वर देव प्रथम के कुरुसपाल शिलालेख में इस अंचल के लिए जो है वो दक्षिण कोसल शब्द का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा जो आता है वो है कोसल। छत्तीसगढ़ को कोसल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस कोसल शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले बात करें कालिदास। कालिदास छत्तीसगढ़ आए थे। कालिदास ने रघुवंशम की रचना की, सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था, और रामगढ़ की पहाड़ी में जो है वो रचना की थी, आप ध्यान जानते होंगे। तो कालिदास कृत रघुवंशम में 2 जिक्र मिलता है, एक उत्तर कोशल और एक मिलता है कोसल। तो संभवतः विद्वानों ने ऐसा मत व्यक्त किया है कि उत्तर कोशल वाला क्षेत्र जो है वही अवध वाला ही क्षेत्र था, विंध्याचल पर्वत के जो उत्तर में है वही वाला क्षेत्र उत्तर कोशल कहलाता था, और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाला क्षेत्र जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है वो उस समय क्या कहा जाता था? कोसल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पहला हम देख रहे हैं कालिदास कृत रघुवंशम में कोसल नाम का उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ के लिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, एक हमारे गुप्त वंश के राजा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे हरिसेन। हरिसेन ने ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा था, और इस अभिलेख में उन्होंने बताया था कि समुद्रगुप्त जब दक्षिणापथ विजय अभियान के लिए गया, दक्षिण में जब विजय अभियान के लिए गया, तो दक्षिणापथ जब विजय अभियान के लिए समुद्रगुप्त गया था, तो समुद्रगुप्त ने कोसल के राजा, कोसल उसमें लिखा हुआ है, कोसल के शासक किसको हराया था? महेंद्र सेन को पराजित किया था। महेंद्र सेन को पराजित किया था। ठीक है, और लिखा हुआ है महाकांतार के शासक, महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। ठीक, इसका पूरा डिटेल है, इसको हम डिटेल में बाद में हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। अभी आपको ये जानना है नामकरण, तो हम नामकरण पर फोकस कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि और भी क्या सारी इसकी बातें हैं। बहुत सारी बातें हैं। समुद्रगुप्त जब निकला था तो क्यों निकला, क्या कंडीशन हुआ, और छत्तीसगढ़ पहुंचा तो छत्तीसगढ़ में किस किस शासक से उसकी भेंट हुई, किस किस शासक से लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद उसने क्यों उनको छोड़ भी दिया था,
ये भी बहुत सारी बातें हैं, हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो उस समय महेंद्र सेन उस समय छत्तीसगढ़ में ही शासन कर रहा था। ठीक है, महेंद्र सेन। तो वो महेंद्र सेन कौन था, इस पर भी विवाद है, परंतु हम उस विवाद में नहीं जाएंगे। तो उस समय जो दक्षिण कोसल, जो हमारा छत्तीसगढ़ वर्तमान है, उसमें उसको जो है यहाँ क्या इंगित किया गया, कोसल इंगित किया गया। और व्याघ्रराज बस्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था, बस्तर संभाग में। तो 2 पॉइंट बहुत ढंग से याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए कोसल और बस्तर वाले क्षेत्र के लिए महाकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है गुप्तों ने। ठीक है, तो गुप्त काल में प्रश्न आया हुआ, गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, कोसल के नाम से। और गुप्त काल में बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, महाकांतार। ठीक, इसके अलावा रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोसल के नाम से। बस्तर को किस नाम से जाना जाता था, दंडकारण्य के नाम से। यहां तक मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत ही अच्छे से स्पष्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत के सभा पर्व में, तो यहां पर महाभारत के सभा पर्व में भी इसे कोसल के नाम से ही जाना जाता था। परंतु यहां पर याद रखिएगा, कोसल के अलावा भी एक नाम चलता था, प्राक कोसल। प्राक कोसल, प्राक मतलब प्राचीन। ठीक है, तो प्राक कोसल के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत के सभा पर्व में कोसल के नाम से, और महाभारत में ही इसे प्राक कोसल के नाम से भी जाना जाता था हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ को। और इस समय बस्तर को किस नाम से जानते थे, तो इस समय बस्तर वाला जो क्षेत्र है वो कांतार कहलाता था। क्या कहलाता था, कांतार। ठीक है, बस्तर वाला क्षेत्र क्या कहलाता था, कांतार कहलाता था। तो यहाँ पर बस्तर के नामकरण भी साथ में आप ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में महाकांतार और महाभारत काल में कांतार के नाम से हम बस्तर को जानते थे। ठीक है, क्लियर है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। और वाल्मीकि ने, हमने अभी देखा वाल्मीकि, पाणिनि, वाल्मीकि के संबंध में हमने चर्चा की हुई थी। पाणिनि, कालिदास, गंगाधर, कोसलानंद काव्य के रचयिता गंगाधर और प्रहलाद दुबे जय चंद्रिका के रचयिता, इन सभी ने, जितने भी राइटर यहाँ पर मैंने लिखे हैं, उन सभी राइटर ने जो है वो कोसल के लिए, किसका, छत्तीसगढ़ के लिए कोसल शब्द का जो है वो प्रयोग किया है। ठीक है, जितने भी राइटर हैं उन सभी राइटरों ने छत्तीसगढ़ के लिए कोसल शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे, महाकौशल। यहां पर बात हो रही है अब महाकौशल शब्द। छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। ठीक, तो यहां पर देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट अलेक्जेंडर कनिंघम, एक पुरातत्ववेत्ता थे, अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसके बारे में आप जानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इनकी रिपोर्ट है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया है, महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है। वास्तव में और कहीं भी अलेक्जेंडर कनिंघम के अलावा और कहीं भी किसी भी विद्वान ने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का उल्लेख नहीं किया है। तो इन्होंने क्यों किया, तो इसमें हमारे विद्वानों का मत है, हमारे जो इतिहासकार हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो कोशल प्रदेश था उस समय बहुत ही धन्य धान्य से भरपूर था। आप जानते हैं रतनपुर में रत्नों से जड़ित कई मंदिर थे, स्वर्ण मंदिर थे, ऐसा इतिहास में मिलता है। वास्तविक में वर्तमान में तो ऐसी स्थिति हम देखते नहीं है। ठीक है, लेकिन उस समय जो था वो भव्य रतनपुर बहुत फेमस था, आप जानते हैं। तो उसके कारण अलेक्जेंडर कनिंघम में अलग से जो कोशल और प्रदेश थे, उत्तर कोशल जो था उससे अलग बताने के लिए, भव्य बताने के लिए इन्होंने महाविशेषण का प्रयोग इसमें किया था। महा मतलब महान है ना, महा मतलब क्या, महान, और महाविशेषण है। जैसे कवि रहते हैं, है ना, कवि है कोई, अब इसकी महानता बतानी है तो हम क्या लगा देते हैं, महाकवि। जैसे नदी है कोई, इसकी महानता बताने के लिए हम क्या लगा देते हैं, महानदी।
जैसे रानी है कोई, इसको महान बताने के लिए हम क्या लगा देते हैं, महारानी। उसी प्रकार से कोसल प्रदेश को एक अलग और भव्य, इसकी महानता को प्रकट करने के लिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने महाविशेषण का प्रयोग किया हुआ होगा कोसल प्रदेश के लिए, ऐसे हमारे विद्वानों का मत है दोस्तों। तो महाकौशल किसने कहा, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। चलिए नेक्स्ट बात करें छत्तीसगढ़। राय बहादुर हीरालाल जी ने छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बताया है। छत्तीसगढ़ शब्द के से जो है वो छत्तीसगढ़ के निर्माण हुआ है, ऐसा कहा है। वास्तविक बात यह है कि इस समय जो है वो छत्तीसगढ़ 16 महाजनपदों में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, महाजनपद के अंतर्गत आता था हीरालाल जी द्वारा, राय बहादुर हीरालाल जी द्वारा। और चेदी महाजनपद के अंतर्गत आने के कारण इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। और यही कालांतर में बिगड़कर अपभ्रंश के द्वारा, कालांतर में बिगड़कर अपभ्रंश के द्वारा ये छत्तीसगढ़ क्या बन गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, ऐसा मत है किसका, राय बहादुर हीरालाल जी का। लेकिन इस मत का पूरी तरह से खंडन कर दिया गया बाद में। खंडन से प्रश्न कभी नहीं पूछे गए हैं, तो आप उस पर जबरदस्ती दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है, आपको फोकस रहना है अपने सिलेबस पर। चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ शब्द बना राय बहादुर हीरालाल के द्वारा। छत्तीसगढ़ पहले नाम था इसका, और छत्तीसगढ़ ही जो है वो अपभ्रंश होकर वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहलाया। ठीक, आगे चलें। जेवी बेगलर जेवी बेगलर, यह भी हमने देखे थे, एक पुरातत्ववेत्ता थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर, उनके ये सहयोगी थे कनिंघम, उनके क्या थे, ये सहयोगी थे। और इन्होंने अपना एक अलग ही मत दिया। इनके मत के अनुसार जब जरासंध नाम का राजा था, आप जानते होंगे श्री कृष्ण यदि देखा है, जरासंध नाम का जो राजा था उस समय बिहार वाले क्षेत्र से 36 चर्मकार परिवार जो है वो छत्तीसगढ़ वाले इस अंचल में आकर बस गए। और आकर बसे तो उन्होंने ही 36 घर बनाया, और 36 घर के कारण ही इस क्षेत्र का नाम जो है वो छत्तीसगढ़ पड़ा, ऐसा इनका मत है। और यही छत्तीसगढ़ कालांतर में अपभ्रंश के द्वारा, अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट, उसको हम अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश द्वारा छत्तीसगढ़ जो है वो क्या कहलाया, छत्तीसगढ़ कहलाया। क्या कहलाया, छत्तीसगढ़ कहलाया। दोस्तों ये किनका मत है, ये जेवी बेगलर का मत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के संबंध में। क्लियर है क्या आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अधिष्ठी किसने कहा, तो प्रसिद्ध विद्वान टेलमी ने इस अंचल के लिए अधिष्ठी शब्द का प्रयोग किया। इनका मानना था कि अधिष्ठान पर्वतमाला के दक्षिण में होने के कारण इस अंचल को इन्होंने क्या कहा, अधिष्ठी कहा। और इसका जो प्रारंभिक वर्ड था अधिस ही बिगड़कर 36 हुआ, और बाद में ये छत्तीसगढ़ के नाम से प्रचलित हुआ, जो सही नहीं लगता है। इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया गया, लेकिन ये पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे अधिष्ठी शब्द का प्रयोग किसने किया है छत्तीसगढ़ के लिए, तो टेलेमी ने किया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ के लिए साहित्यिक शब्द का प्रयोग। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के लिए साहित्यिक शब्द का प्रयोग किसने किया। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। और उसमें सबसे पहले देखेंगे हम साहित्यिक स्रोतों के आधार पर।
तो देखिए, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर यदि हम बात करें दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो नाम आता है वो नाम आता है आपका खैरागढ़ के राजा, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्णराय, लक्ष्मी निधि कर्णराय, लक्ष्मी निधि कर्णराय। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ, इसके संबंध में प्रमाणों का अभाव है। ठीक है, पुख्ता प्रमाण नहीं है, परंतु प्रचलित जनश्रुतियों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और भी मिले कुछ शिलालेखों, अभिलेखों के माध्यम से ये प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है, जो आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये चीजें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी। खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि कर्णराय। इसके चारण कवि थे, चारण कवि इसके दरबार के दलपत राव या दलराम राव भी बोलते हैं, दलराम राव या दलपत राव। इनकी रचना में कब 1487 दो डेट मिलता है और 1494। तो इनकी रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। आप उसकी रचना को भली भांति जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। देखिए, लक्ष्मी निधि राय, लक्ष्मी निधि राय सुनो सुनो चित्त दे गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही, गढ़ 36 में, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही, गढ़ैया रही। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि ये छत्तीसगढ़ शब्द के लिए छत्तीसगढ़ का प्रयोग सर्वप्रथम किया। किसने किया? खैरागढ़ के राजा दलराम राव ने किया। और ये लक्ष्मी निधि कर्णराय का चारण कवि था। इसने पूरी रचना लिखी है, जिसमें इसने लिखा है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही, मर्दूमी रही नहीं मर्दन के, फिर हिम्मत से न कोनो लड़ैया रही, भय भाव सरे जन गांव रहे, भय है नहीं जाय डरैया रही, दलराम कहे सरकार सुनो नृप को न ढाल अढ़ैया रही। ये इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज का समय यहीं तक था। इसका सेकंड पार्ट आएगा और सेकंड पार्ट में भी हम साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जो है और भी कई रचनाएं हैं, जैसे बाबू रेवाराम की है, काशीनाथ गुप्ते की है, मलिक मोहम्मद जायसी के, उन सभी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। कहाँ पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न नामों का जो है वो प्रचलन हुआ, कैसे कैसे हुआ, इन सभी पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट करेंगे अगर अच्छा लगा होगा, तो आगे इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।